नमस्कार दोस्तों, मैं RS जादौन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों के वर्गीकरण को 4 टाइप से हम करते हैं। और शब्दों के वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण होता है वो होता है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण हमें आज पढ़ना है टॉपिक। तो दोस्तों सभी मित्रों से आग्रह है कि जिनने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। कितने टाइप से किया गया है? 4 प्रकार से। तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है। प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी हम आंसर बता रहे हैं इनको विशेष ध्यान से याद रखें आप कि शब्दों का वर्गीकरण जो है हमारा वो 4 प्रकार से किया गया है। वो 4 टाइप कौन कौन से वो आगे देखते हैं हम। शब्दों का वर्गीकरण जो पहला टाइप है वो है हमारा प्रयोग के आधार पर। कौन सा है दोस्तों? पहला टाइप जो है वो है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मतलब हमारे शब्द जहाँ भी प्रयोग होंगे वो शब्द कितने टाइप के होते हैं। जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों को तो वो कैसे होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। फिर दूसरा है हमारा आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण मतलब कोई भी शब्द जो है कहीं ना कहीं से तो आता है। हर चीज़ की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है। जैसे हमारी और आपकी उत्पत्ति हमारे माता पिता से होती है, ऐसे ही शब्दों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है। उसी प्रकार से क्या होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला जो वर्गीकरण है वो है हमारा तीसरा, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। ध्यान रखें मित्रों, ये कई बार आता है रचना के नाम से, कई बार आता है बनावट के नाम से, कई बार ये देखा गया है व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों उत्पत्ति, ध्यान रखें। और इस बार तीसरा पॉइंट है ये व्युत्पत्ति। ध्यान रखें, उत्पत्ति में और व्युत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण है वो कभी कभी 4 के टाइप से आता है, कभी 5 टाइप से, तो आपको 4 ध्यान रखना है। लेकिन रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 3 टाइप से किया जाता है। आगे पढ़ाएंगे, ये हमने जो पिछला वीडियो डाला है उसमें ये हो चुके हैं, तो आप इसको जरूर देख लें। इस वीडियो को जो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है आपका, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो ये हमारा तीसरा हो गया रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों इसे बिल्कुल ध्यान रखें। और चौथा जो वर्गीकरण होता है हमारा वो है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ध्यान रखें, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण भी 2 टाइप से किया जाता है। आप देखते होंगे आगे, अर्थ के आधार पर एक आपका होता है सार्थक और एक आपका होता है आगे जाके निरर्थक। ऐसे करके हमने अर्थ के आगे जो होता है अर्थ के आधार पे वो 2 टाइप से किया जाता है वर्गीकरण। तो इसमें मित्रों जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा पहला वर्गीकरण, जो पहला वाला होता है वो है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कौन सा है दोस्तों? प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मतलब कोई भी शब्द जब कहीं प्रयोग किया जाता है तो वो कितने टाइप का होता है। शब्द 2 ही प्रकार होते हैं। देखिए हर चीज़ 2 प्रकार की होती है कहीं ना कहीं। एक जैसे कोई या तो हमारी जाति का होता है, हमारी जाति का नहीं होता। ऐसे ही कोई या तो हमारी प्रकृति का होता है, हम मान लो बदलाव वाले हैं तो वो भी बदलाव वाला होता है। एक मान लो हम बदलाव वाले नहीं हैं तो वो भी बदलाव वाला नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ 2 टाइप में रहती है अधिकतर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों की भी प्रकृति जो है वो 2 टाइप की है। या तो कोई शब्द बदल जाता है या कोई शब्द नहीं बदलता, या कोई शब्द समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें समय के अनुसार या किसी भी चीज़ के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर हमारे शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 टाइप से है। कितने टाइप से है? 2 टाइप से। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। आपने पढ़ा होगा संधियों में विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? विकार का जो मतलब होता है हमारा वो होता है परिवर्तन। और विकारी माने परिवर्तनकारी, अर्थात वे शब्द जो बदलाव चाहते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी मतलब जिनमें बदलाव नहीं होता। इसको आगे देखते हैं मित्रों। तो आगे है हमारा नंबर 1 विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं तो इसमें देखते हैं दोस्तों, वे शब्द जिनके रूप में, मतलब रूप जानते हो शक्ल किसी की, मतलब देखने में जो दिख रहा है हमें, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, लिंग आप जानते होंगे, लिंग 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो लिंग, वचन, वचन आप जानते हो, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं मित्रों, एक और बहु। संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में हमारे जो है वो 2 ही वचन होते हैं, या तो एक वचन या बहुवचन। समझ गए?
अगर कोई चीज़ अकेली है तो वो एक वचन में है, अगर एक से ज़्यादा हैं तो हमारी वो बहुवचन कहलाती है। कारक आप जानते ही हो, कारक हमारे 8 होते हैं। इसके बाद पुरुष, पुरुष आप जानते हो 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि, इसके अलावा और भी आते हैं, काल वाला आते हैं। तो आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। मुद्दा यह है कि वे शब्द जो इन कारणों से या इसके अलावा भी जो कारण हैं उनके कारण जिनमें परिवर्तन हो जाता है, मुख्य बात है परिवर्तन का होना, जिनमें परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब वे शब्द जो अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, जिनमें बदलाव आ जाता है, वे क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? विकारी शब्द। जैसे इसमें देखते हैं जो चीज़ें आती हैं आगे, हम देखते हैं कि यह शब्द जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं, लिखे हुए हैं, यह निम्न प्रकार के होते हैं। क्या क्या आता है मित्रों इसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द, संज्ञाएं जो होती हैं सभी हमारी किस में आएंगी? विकारी शब्दों में। सर्वनाम भी जो होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे विकारी शब्दों में। विशेषण भी किस में आते हैं मित्रों? हमारे विकारी शब्दों में। और क्रिया भी किस में आती हैं? विकारी शब्दों में। जैसे हमने यहाँ नाम लिखा राम, अब मित्रों राम, राम के अलावा अगर कोई अन्य नाम होगा तो जैसे मोहन, तो यानी नाम बदलता है। क्या होता है मित्रों? नाम हमारा बदल जाता है, तो मतलब ये विकारी शब्द है। सर्वनाम जैसे हमने लिखा उसका, तो उसका की जगह आपने देखा होगा उसकी भी हो जाता है, मतलब इसकी भी शक्ल में बदलाव आ जाता है। ठीक, जैसे अभी मान लो हमने यहाँ कोई विशेषण लिख दिया मित्रों, विशेषण में लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया अभी विशेषण में काला, कोई चीज़ है जो या कोई व्यक्ति है, लड़का है, काला है, अगर लड़की के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? काली। तो मतलब इसमें भी बदलाव होता है, मतलब ये भी विकारी शब्द है। ऐसे ही हमने अगला देखा क्रिया, क्रिया को अगर देखते हैं मित्रों, जैसे हमने लिखा पढ़ता है, लड़का है तो कोई चीज़ क्या करता है? पढ़ता है, लेकिन लड़की होगी तो क्या हो जाएगी? पढ़ती है। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे या कोई भी होगा तो पढ़ते हैं हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? सभी विकारी शब्द हैं, इनकी शक्ल में यानी कि शब्द में जो है परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या कहलाते हैं? जे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो मित्रों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों संज्ञा। बात आती है संज्ञा की कि संज्ञा आखिर कहते किसको है? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे संज्ञा, तो लिखा हुआ है संज्ञा का सामान्य अर्थ। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है मित्रों? नाम। आप जानते हो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या कोई चीज़ जब बनाई जाती है स्टार्टिंग में नई, तो उसकी कोई संज्ञा नहीं होती, अर्थात उसका कोई नाम नहीं होता, तो हम उसको एक संज्ञा देते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। मतलब किसी भी चीज़ को जिस चीज़ से हम पहचानते हैं, जिस नाम से हम पहचानते हैं, वो उसकी संज्ञा होती है। अभी मान लो हम मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल जब बोल रहे हैं तो इस मोबाइल को बनने से पहले इसकी कोई संज्ञा नहीं होगी, लेकिन जब मोबाइल बनकर तैयार हुआ तो इसको एक नाम दिया गया, तो इसकी क्या हो गई? वो संज्ञा। तो मतलब संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। तो संज्ञा को हम सामान्य अर्थ में, जो सामान्य जनरल भाषा में हम बोल सकते हैं, तो नाम, किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो संज्ञा है। मतलब ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो जिसका नाम है वो सभी संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? संज्ञाएं। वो अलग बात है कि वो संज्ञा के पार्टों में विभाजित हो जाती हैं कि कौन सा नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या फिर किसी भाव का नाम हो, हमारे अंदर जो भाव उठते हैं या किसी वस्तु की प्रकृति में कोई भाव पाया जाता है, समझ गए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो मित्रों आगे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को बोला था अपने, तो किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे हमने देखा राम एक व्यक्ति है, मोहन एक व्यक्ति है, सोहन एक व्यक्ति है, सीता, गीता व्यक्ति हैं। तो जैसे ये व्यक्ति हो गए, व्यक्ति, वस्तु, रामायण पुस्तक का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, कुर्सी वस्तु है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आप देख रहे हो ग्वालियर, शिवपुरी। फिर आप देख रहे हैं भाव, तो प्रेम, क्रोध, घृणा, ये क्या है? भाव। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं मित्रों? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम संज्ञा के जो भेद हैं या प्रकार हैं वो कितने होते हैं। ये प्रश्न कई बार आता है दोस्तों। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार जो है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये बिल्कुल प्रश्न आप याद रखें, संज्ञा जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। लेकिन कन्फ्यूजन तब पैदा होता है जब प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने टाइप की होती हैं दोस्तों। तो मुख्य प्रश्न जैसे ही लगता है, मुख्य का मतलब होता है, आप भी देखते होंगे अगर आपके पूछे जाएंगे क्लोज फ्रेंड कितने हैं या मुख्य दोस्त कितने हैं, तो मुख्य चीज़ें कम होती हैं और सामान्य जनरल भाषा में तो बहुत चीज़ें होती हैं वैसे,
सामान्यतः देखा जाए तो, लेकिन मुख्य जो जब लग जाता है तो कम हो जाती है। तो 5 में से यहाँ 3 रह जाती हैं। तो हमारी अगर पूछता है संज्ञा मुख्य रूप से कितने टाइप की हैं, तो मित्रों 3 होती हैं। लेकिन जब पूछे संज्ञा कितने प्रकार की हैं, तो 5 होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो संज्ञा का नॉर्मल प्रकार कितने हैं, 5, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञाएं हमारी कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। ध्यान रखना है संज्ञा के 5 जो भेद हैं वो हमारे यहाँ दिए गए हुए हैं। यहाँ पे संज्ञा ध्यान रखना है, जो ऊपर वाले जो 3 पार्ट हैं आपके, इन्हें ही हम बोलते हैं मुख्य भेद। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य। ये 3 जातिवाचक, आपकी व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये तीनों जो हैं हमारी ये मुख्य भेद हैं संज्ञा के। और ये दोनों जो नीचे बचती हैं समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये कहीं ना कहीं हमारी जातिवाचक के ही दोनों पार्ट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जातिवाचक के पार्ट। ध्यान रखना है आपको कि अगर समूहवाचक का संज्ञा का या द्रव्यवाचक संज्ञा का कोई भी उदाहरण ऑप्शन में आता है और आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि ये किस संज्ञा का उदाहरण है, और ये दोनों ही ऑप्शन अगर नहीं है परीक्षा में और जातिवाचक उसमें दिया हुआ है, तो इस दोनों के या इन दोनों के जो उदाहरण होंगे वो सारे के सारे उदाहरण हमारे जातिवाचक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें संज्ञा 5 टाइप की होती हैं, आपने देखा और जाना। नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक और नंबर 5 द्रव्यवाचक। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। क्या रखना है, ध्यान। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आगे देखते हैं नंबर 1 जो है हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम लिखा हुआ है आपका स्पष्ट है, वे शब्द जिनसे किसी की संपूर्ण जाति, ध्यान रखें, किसी की संपूर्ण जाति का बोध हो। बोध माने होता है हमें ज्ञान हो, उसका पता चले मित्रों। क्या होता है, बोध हो माने उसकी जानकारी मिले, उसका ज्ञान हो, हमें पता चले, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, वे शब्द जिनसे किसी की संपूर्ण जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसी की संपूर्ण जाति का बोध हो जाए मतलब हमें क्लियर पता ना पड़ पाए कि बात किसकी हो रही है, टोटल चीज़ों का सबका नाम एक लें लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखते हैं उदाहरणों में हम, जैसे हमने देखा मान लो पशु, पशु कोई सा भी पशु हो सकता है। अब पशु नाम से क्लियर नहीं होता कि हम किसकी, गाय की बात कर रहे हैं या बकरी की बात कर रहे हैं या घोड़े की बात कर रहे हैं। तो मित्रों पशु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु तो सारे पशु हैं। जैसे मानव बोला, अब मानव में समझ में थोड़ी ना रहा है, मानव मानव तो बहुत हैं, पता नहीं कौन सा मानव की बात कर रहे हो। जैसे लड़का, लड़का पता नहीं कौन सा लड़का, भैया लड़का बहुत होते हैं। आप अगर लड़का बोल रहे हो, लड़के से क्लियर हो रहा है कि उस लड़के की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो ये क्या है, जातिवाचक। ऐसे ही लड़की, ऐसे ही शिक्षक, शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा आपको कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शिक्षक, लेकिन किस शिक्षक की बात कर रहे हैं, पता नहीं किस शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो मित्रों ये भी क्या है, हमारा जातिवाचक। जैसे पुस्तक, आपसे बोला पुस्तक, भैया वो पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन पुस्तक कौन सी पुस्तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, जाति है पुस्तकों की। तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पास, कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं पता नहीं। ऐसे ही मित्रों छात्र, अब कौन सा छात्र, बोला वो छात्र अच्छा पढ़ता है, और छात्र तो भैया सभी छात्र होते हैं, न जाने कौन सा छात्र, तो ये भी क्या है, जातिवाचक। ऐसे ही शहर, आप देख रहे हो शहर, बोला कि वो शहर बहुत अच्छा है, अब शहर कौन सा शहर, पता नहीं कौन सा शहर। ऐसे ही नदी, ऐसे ही सैनिक, मनुष्य, ये सब क्या है आपके, ये कहीं ना कहीं सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आते हैं मित्रों। आगे देखते हैं, अगली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें क्लियर है, व्यक्तिवाचक मतलब वे शब्द, ध्यान रखना है दोस्तों, व्यक्तिवाचक नाम होने से केवल ध्यान रखना, केवल व्यक्ति मत समझ बैठना। व्यक्तिवाचक से मतलब है किसी चीज का पर्टिकुलर ज्ञान। तो वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध हो, मतलब किसी की जानकारी हमें लग जाए। अब जैसे अभी हम लड़के की बात कर रहे थे तो पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम लिया जाए। अभी जैसे नदी की बात कर रहे थे तो पर्टिकुलर किसी नदी का नाम लिया जाए। जैसे आगे देखते हैं इसके उदाहरण दोस्तों, हम इसमें लिखा है, जैसे इसमें देख रहे हैं हम व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या होता है, जातिवाचक। अब व्यक्तियों में नाम ले लिया कि राम, क्लियर हो गया, ये राम की बात कर रहे हैं। मोहन, पता चल रहा है मोहन की बात कर रहे हैं। सोहन, समझ में आ रहा है सोहन की बात हो रही है। सीता, सीता समझ में आ रही है। गीता, गीता समझ में आ रही है। मतलब अगर डायरेक्ट बोलते लड़की तो ये सभी लड़कियां हैं, पता नहीं कौन सी लड़की, लेकिन जब नाम ले रहे हैं तो क्या हो गया, क्लियर, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नदी के बोल दिया, नदी बहुत अच्छी है भैया, तो नदी तो बहुत सारी है, गंगा, कावेरी, सरस्वती, बहुत नदियां हैं, पता नहीं चल रहा था कौन सी नदी, लेकिन क्लियर बोल दिया कि गंगा बहुत अच्छी नदी है, तो व्यक्तिवाचक। कावेरी, सरस्वती, तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक। लेकिन इधर जो कोष्टक में जो लिखे हुए हैं, ये क्या है, हमारे जातिवाचक के पार्ट होते हैं। जैसे पुस्तक बोला था अभी, जातिवाचक में था। अब पुस्तक का समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पुस्तकों के अगर नाम दिए गए होंगे, जैसे रामायण,
कुरान और गीता, ये क्या हो जाएंगे हमारे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक। ऐसे ही स्थान, स्थान डायरेक्ट बोल दिया था, अभी बोला शहर, बहुत शहर हैं, बहुत से स्थान, पता नहीं कौन सा, लेकिन बोला नेपाल, भारत, दिल्ली, ग्वालियर, तो इनका पर्टिकुलर हमें समझ में आ रहा है कि इनकी बात ये हो रही है। तो दोस्तों ये क्या हुए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जिनसे किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या स्थान का हमें पता चल जाए कि भैया इसकी बात हो रही है, एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाए कि इसकी बात हो रही है। हमने बोला गंगा, तो गंगा की एक इमेज बनती है कि ये भैया भागीरथी, यानी भागीरथ जहाँ से मतलब गौमुख से निकलती हुई भागीरथी नदी निकलती है, वहाँ से निकलती हुई जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो एक इमेज बनती है दिमाग में। वो इमेज हमारी अगर बन पा रही है तो वो क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन शहर के नाम से आप किस शहर की इमेज बनाओगे, पता नहीं कौन सा शहर, लेकिन जैसे ही आपने बोला ग्वालियर, ग्वालियर की बात होगी तो आपको समझ में आएगा भैया फूलबाग, ठाटीपुर, हमें समझ में आता है, एक इमेज बन जाती है अगर देखा है तो। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद है हमारा जो अगला है वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी दोस्तों, इसके बाद है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो आप देखते हैं भाववाचक संज्ञा में आपकी कौन सी है, भाववाचक संज्ञा में वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों, भावों, कामों तथा दशाओं का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये ध्यान रखें, किस किस का, किसकी चीज की, मतलब गुणों का, भावों का या कामों का या दशाओं का, इनका अगर हमें बोध होता है, मेन बात है भाव का अगर बोध होता है किसी का, तो वे क्या होती है, हमें भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं प्रेम, क्या देखा हमने दोस्तों, प्रेम, प्रेम क्या है, एक भाव है, इसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, क्या है, भाव है। जैसे मित्रता क्या है, एक भाव है। क्रोध क्या है, भाव है। सौंदर्य क्या है दोस्तों, भाव है। यौवन क्या है, एक भाव है। मिठास, मिठास क्या है, एक भाव है, जो खाता है वही जानता है उसको। घृणा, घृणा भी एक क्या है दोस्तों, भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, ये क्या है, कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, वे शब्द जिनसे किसी समूह का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी समूह का बोध हो, समूह मतलब कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होती है तो समूह बोली जाएंगी। जैसे भीड़, अब भीड़ में दोस्तों समूह तो होगा, लेकिन किसका होगा, जातिवाचक संज्ञा का होता है। किसका होता है, जातिवाचक। भीड़ में, अब भीड़ मानोगे तुम आदमी की, तो आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा आदमी, पता नहीं कौन सा आदमी, तो भीड़ क्या हो गई हमारी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सेना क्या है, कई सैनिकों का समूह होता है सेना में, तो सैनिक क्या था, जातिवाचक। पता नहीं कौन सैनिक की बात कर रहे हो। गुच्छा, चाहे चाबी का हो या अंगूर का, जब दो से ज्यादा होते हैं या एक से ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, गुच्छा होता है। दल, टोली, ये दोस्तों हमारे क्या हैं, सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जहां जातिवाचक संज्ञाओं का समूह हो जाए। समझ में आ गया। इसीलिए अगर ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया हो तो ये सारे उदाहरण जो है कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, वे शब्द जिनसे द्रव्य पदार्थों का बोध होता है। द्रव्य पदार्थों का, इसमें सॉरी रह गया अपना, क्या होता है, बोध होता है। क्या होता है दोस्तों, बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरीके से और जाने तो क्या, जिसको हम माप या तौल सकें लेकिन गिन नहीं सकते। मेन बात है क्या, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो इसमें बोला जाता है कि द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल होती हैं, अगणनीय होती हैं। तो जिनको हम गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसा हम देखते हैं आगे लोहा। तो दोस्तों आप जानते हो लोहा, चांदी, सोना, इनको हम गिन नहीं सकते कि भैया एक लोहा दे दो, दो लोहा दे दो, एक चांदी दे दो, दो चांदी दे दो, नहीं गिन सकते। तौला जाता है इनको दोस्तों, क्या किया जाता है, तौला जाता है। जैसे दूध, घी, भैया दो घी दे दो, गिन पाओगे क्या, नहीं गिन पाओगे। इनको माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। इसे क्या बोलते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो मित्रों ये हमारी क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो इसके साथ आपकी ये संज्ञाएं समाप्त होती हैं। तो मित्रों अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसमें पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।